नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन एजुकेशन हब पर। सबसे पहले मेरी YouTube फैमिली को आज दुर्गा नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, आप और आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहे, ऐसी मेरी कामना रहेगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रासायनिक आबंधन का पार्ट नंबर 5 लेकर आए हैं और आज का जो वीडियो है वो वेरी स्पेशल वीडियो है। स्पेशली जो बच्चे नीट या आईआईटी की आगे तैयारी करते हैं उनके ज्यादातर संकरण से, हाइब्रिडाइजेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा 11th क्लास और 12th क्लास, क्योंकि 11th क्लास के अंदर हम संकरण पढ़ते हैं, 12th क्लास के अंदर हमें इसकी बेसिक जानकारी नहीं दी जाती, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अणु दे दिया जाता है, उसके अंदर इसमें संकरण अवस्था क्या है डायरेक्ट बतानी होती है। और संकरण अवस्था कैसे ज्ञात करते हैं, संकरण क्या होता है, इसकी खोज किसने की, ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। संकरण क्या शुरू करते हैं? संकरण। संकरण किसे कहते हैं? देखो, संकरण संकरवाद आपने सुना है। संकरण क्यों किया जाता है, संकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि कई प्रकार के ऐसे लक्षण होते हैं जो सभी अणुओं में या सभी जीवों में या सभी फसलों में नहीं होते। तो प्रत्येक लक्षण को उसका जो घटक होता है उसको उठा करके एक नई जाति बना दी गई, उसको हमने नाम दे दिया संकर। क्या नाम दे दिया? संकर। तो ये बायोलॉजी के अंदर भी संकरण है और केमिस्ट्री, दोनों अलग चीजें हैं। यहाँ पर हमारा जो आधार होगा वो होगा कक्षक, बाह्यतम कक्षक के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो आपके बायोलॉजी के अंदर है उसमें होता है जीन। कौन होता है? जीन। तो हम बात करते हैं संकरण किसे कहते हैं। संकरण की परिभाषा, शाब्दिक परिभाषा ये होती है कि समान ऊर्जा तथा समान आकार के कक्षक आपस में संयोजित होकर या जुड़कर या अतिव्यापित होकर समान ऊर्जा, समान कक्षा और समान लक्षण के नए संकरित कक्षक बनाते हैं। इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संकरण। तो इसमें वह प्रक्रिया जिसमें बाह्यतम परमाणु कक्षक, बाह्यतम या परमाणु कक्षक आपस में संयोजित का मतलब होता है जुड़ना, संयोजित होकर अब स्पेशल बात आती है, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो समान ऊर्जा और समान आकार का होकर समान आकार तथा समान ऊर्जा के संकरित कक्षक बनाते हैं। संकरित कक्षक ऑर्बिटल बनाते हैं। इस प्रक्रिया को या इसे संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। और संकरण के जो खोजकर्ता थे वो थे सर पॉलिंग। कौन थे? पॉलिंग। याद रखना, संकरण के खोजकर्ता किसको माना गया है? पॉलिंग को। जबकि बायोलॉजी के अंदर किसको कहा जाता है? संकरण का पिता किसको कहा जाता है? इसका उत्तर आप कमेंट में लिखोगे। आपका क्वेश्चन है कमेंट के लिए कि संकरण का जनक किसे कहा जाता है? बायो वाले स्पेशली इसको मटर के दाना पर कमेंट करके आपको इसका आंसर देना है। जी बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बताया। मटर के दाना पर बिल्कुल मटर वाला वही होगा। बिल्कुल, यहाँ पर हमारे सर भी आए हैं साथ में और इनका भी चैनल है, तो मैं प्रमोट करना चाहूंगा सर के चैनल को। फिजिक्स गुरु आरआर जी के नाम से इनका चैनल है, उसको भी आपको सपोर्ट करना है। फिजिक्स का अध्ययन बहुत ही मार्मिक तरीके से आपको अगर करना है तो सर का चैनल है, आप बिल्कुल सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर आपको जो है वो कमेंट में देना। संकरण का जनक मटर वाला, हिंट आपको दे दिया सर ने, हिंट मिल गया है मटर, ठीक है। मटर के दानों पर, क्योंकि वो एक पादरी थे
क्या बोलते हैं उसको, जैसे मंदिर में पुजारी होता है उसी प्रकार चर्च के अंदर होता है, ठीक है ना। तो इसका आपको उत्तर कमेंट में देना। अब देखो संकरण के मुख्य बिंदु क्या होते हैं, संकरण कब होता है, किन परिस्थितियों में होता है, और संकरण के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी होती है। तो देखिए संकरण के मुख्य बिंदु की अगर हम बात करेंगे तो संकरण सबसे पहली बात बाह्यतम, संकरण में केवल कक्षक भाग लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है संकरण में केवल और केवल कक्षक भाग लेते हैं, न कि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बंध बनाने में इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे लेकिन संकरण में नहीं लेंगे, न कि इलेक्ट्रॉन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, काफी बार पूछी जाती है संकरण में प्रयुक्त होते हैं फिर कक्षक, कोष, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो क्या है कि संकरण में हम बंध, क्योंकि संयोजक बंध बनता है और बंध का नाम आते ही दिमाग के अंदर इलेक्ट्रॉन आता है, जो कि नहीं होता। संकरण में कौन होता है, कक्षक, बाह्यतम कक्षक, बाह्यतम कक्षक, ठीक है। उसके बाद में संकरण के अंदर जितने कक्षक संयोजित होते हैं उतनी ही संख्या में संकरित कक्षक बनते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि संकरण में भाग लेने वाले, संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या, लेने वाले कक्षकों की संख्या बराबर संकरित कक्षकों की संख्या, बराबर संकरित कक्षकों की संख्या, संकरित कक्षकों की संख्या। तो मतलब जितने कक्षक संकरण में भाग लेंगे उतनी ही संख्या में क्या प्राप्त होंगे, संकरित कक्षक प्राप्त होंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि संकरित कक्षक जो नए बनेंगे, संकरण के फलस्वरूप जो कक्षक बन जाएंगे संकरित कक्षक कहते हैं। तो संकरित कक्षक सबसे इंपॉर्टेंट बात, समान ऊर्जा की होगी, इनकी एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी, और इनका आकार भी क्या होगा, समान होगा। आकार भी कैसा होगा, समान होगा। इसलिए संकरित कक्षकों की ऊर्जा और आकार क्या होता है, समान होता है। चौथी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें क्या होता है कि जो संकरित कक्षक होंगे, संकरित कक्षकों में, संकरित कक्षकों में दिशात्मक गुण, दिशात्मक गुण सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि संकरित कक्षकों, संकरित कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है, संकरित कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है। तो ये संकरण के मुख्य बिंदु है। एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको। देखिए संकरण किसे कहते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें समान ऊर्जा के परमाणु कक्षक आपस में संयोजित होकर समान ऊर्जा तथा समान आकार के संकरित परमाणु या संकरित कक्षक के परमाणु या कक्षक बनाते हैं, जिसे इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, इंग्लिश के अंदर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये तो होगी संकरण की परिभाषा। इसके अलावा संकरण के खोज करता है वो पॉलिंग माने जाते हैं, पॉलिंग ये है। और मुख्य बातों में कि संकरण के अंदर जो संकरण में केवल कक्षक, बाह्यतम कक्षक भाग लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन और वो कक्षक भी समान ऊर्जा के होंगे, समान ऊर्जा और समान आकार के, ठीक है। दूसरी मुख्य बात थी कि संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या है वो संकरित कक्षकों की संख्या की क्या होगी, बराबर। संकरण में जितने कक्षक भाग लेंगे उतनी ही संख्या में आपके नए संकरित कक्षक बनेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात करेंगे तो संकरित कक्षक जो बनेंगे, संकरण के कारण जो प्रोडक्ट बनेगा, संकरित कक्षक बनेंगे, उनकी ऊर्जा और उनका आकार भी क्या होगा, समान होगा। तो चौथी बात देखिए क्या है, संकरित कक्षकों में दिशात्मक गुण सर्वाधिक होता है। क्योंकि देखो मान लो जैसे ये S है और ये क्या है, P है, तो S और P कक्षक होंगे तो ही संकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। एक तो ये S है और ये P है, तो इसमें दिशात्मक गुण कम है, क्योंकि हमने दिशात्मक गुण के अंदर इस प्रकार देखो संरचना होती है SP और PP, तो सबसे ज्यादा गुण होता है इस प्रकार, सबसे ज्यादा P में होता है ना।
दिशात्मक ऊर्जा इसमें S भी होता है और P भी होता है, इसलिए SP में आपका जो मूल कक्षक है उसकी बजाय संकरित कक्षक में दिशात्मक गुण ज्यादा होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी। और संकरित कक्षकों का स्थायित्व भी मूल कक्षकों से क्या होता है, अधिक होता है। और ये एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि संकरित कक्षकों का जो केंद्रीय परमाणु होता है, केंद्रीय परमाणु होता है, वो क्या करता है, उसके आबंध कोण का जो निर्धारण है, आबंध कोण का निर्धारण एक तो एक बंध लंबाई, बंध लंबाई ये निर्धारण करते हैं कि उसका बंध कोण कितना हो। देखो हम उसके प्रकार के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो आगे हम पढ़ेंगे संकरण के प्रकार sp sp2 sp3 है ना, sp3d sp3d2 इस प्रकार के। तो अब संकरण के प्रकार या संकरण अवस्था या संकरण की संख्या और उसके बाद उसकी ज्यामिति और बंध कोण मैं आपको मुख्य रूप से sp sp2 और sp3 इसकी बता देता हूं। देखो sp की तो होती है रेखीय, कैसी होती है, रेखीय, इस प्रकार एक रेखा का समान। और इनके बीच में sp जो होगा, उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब हम बात करते हैं sp2 तो sp2 की होगी त्रिकोणीय, कैसी होगी, त्रिकोणीय वर्ग समतली इस प्रकार। और इनके बीच का जो कोण है वो होगा आपके 120 डिग्री। और sp3 है उसकी होगी चतुष्फलकीय, कैसी होगी, चतुष्फलकीय इस प्रकार, ठीक है। और इनके बीच का जो एंगल है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट भी होता है। समतली में जाएगा, ये चतुष्फलकीय एक वर्ग समतली होता है, ठीक है। वर्ग समतली में इसका कोण हो जाता है 109.5 डिग्री। ये हो गया इसकी ज्यामिति का निर्धारण भी संकरण करता है कि बंध कोण कितना होगा। अगर sp संकरण है तो 180 डिग्री होगा, sp2 है तो 120 होगा, इसी प्रकार sp3 है तो आपके, अब वो आकृति कैसी है, चतुष्फलकीय आ रही है या वर्ग समतली आ रही है। चतुष्फलकीय होगा तो 109 डिग्री 28 मिनट और वर्ग समतली होगा तो 109.5 डिग्री होगा। अब हम बढ़ते हैं संकरण के प्रकार। देखो संकरण के प्रकार है वो आबंधित कक्षक जो होते हैं, संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों के आधार पर इनका हम निर्धारण करते हैं। और संकरण sp sp2 sp3 कई तरीके से होता है। तो अब सबसे पहली बात संकरण का निर्धारण कैसे करें, संकरण का निर्धारण। अब हम पढ़ते हैं संकरण का निर्धारण, क्योंकि संकरण के प्रकार से पहले संकरण का निर्धारण करेंगे हम, और निर्धारण होने के बाद ही हमें पता चलेगा कि इसके अंदर sp है या sp2 है sp3 है। तो संकरण का निर्धारण, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है संकरण का निर्धारण कैसे किया जाता है। और संकरण के निर्धारण का मुख्य आधार होता है दोस्तों सिग्मा बंध। हमने देखो पिछले वीडियो में सिग्मा बंध पढ़ा है। सिग्मा बंध क्या होता है, सिग्मा बंध, पाई बंध, ये चीजें पिछले वीडियो में पढ़ी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट तैयार है। इस पार्ट की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, इस पार्ट के जितने भी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें, प्लीज कमेंट बहुत कम आ रहे हैं दोस्तों, क्या बात, कमेंट कीजिए आप। आपको यदि कोई प्रश्न पूछना है या आपको ऐसा लगता है कि सर ये इस चीज में सुधार होना चाहिए, तो आप हमें बताएं, बेझिझक बताएं, हम करेंगे सुधार। अब संकरण का निर्धारण कैसे किया जाता है। संकरण का निर्धारण देखिए, मैं आपको एक हिंट देता हूं। सिग्मा बंध, जितने सिग्मा बंध होंगे उनकी गिनती के आधार पर हम बता देंगे कि इसमें कौन सा संकरण है। देखिए सिग्मा बंध के आधार पर संकरण बताना कि कौन सा संकरण है इसमें, ठीक है, संकरण बताना। अगर
दो सिग्मा बंध है, कितने हैं? दो, तो वहां sp संकरण कितना होता है? sp। यदि तीन सिग्मा बंध हो तो उसमें होता है दोस्तों sp2। अगर चार सिग्मा बंध हो तो sp3। अब देखो सिग्मा बंध बढ़ते गए, यहाँ p हो गया, p2, p3, अब p4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका कारण क्योंकि आपको पता है s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो s में तो संकरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक अणु एक कक्षक में कहां होगा? s के साथ में कौन आएगा? p आएगा, तभी संकरण होगा ना। तो sp में आते ही वहां दो सिग्मा बंध बनते हैं, और दो सिग्मा बंध होते हैं तो वहां sp संकरण होता है। तीन सिग्मा बंध हो तो sp2, चार हो तो sp3। अब sp4 क्यों नहीं होता है? क्योंकि दोस्तों आपको पता है sp, d और f, s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं, p में 6 होते हैं, d में 10 होते हैं और f में 14 होते हैं। अब हम कक्षक की बात करेंगे तो इसमें 3 ही तो बनेंगे, 1 2 3, इसमें 1, इसमें 5, ये चीजें हैं हमारे कोर्स में। 1 2 3 4 5, इसमें 7, दो दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो इसमें ये sp3 होगा, p3, और d अधिकतम 5 और f अधिकतम 7, इसलिए p3 के बाद में d आ जाता है। क्या आ जाता है p3 के बाद में? d। तो 5 सिग्मा बंध जहां होंगे वो sp3 और आगे d। 6 सिग्मा बंध होते ही sp3d2। ये चीज आप याद कर लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सिग्मा बंध की संख्या के आधार पर संकरण का पता लगाया जाता है। अब सिग्मा बंध कैसे ज्ञात करेंगे? सिग्मा बंध ज्ञात करने की क्या विधि है? तो देखो संकरण, आपके संकरण का निर्धारण कौन सा बंध हो गया? सिग्मा बंध। अब सिग्मा बंध कैसे ज्ञात किया जाता है? तो सबसे पहली बात कि किसी भी अणु में किसी परमाणु की संकरण अवस्था अगर ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? आपके सिग्मा बंधों की संख्या ज्ञात करनी होगी। अब संख्या ज्ञात करने के लिए दो रूल बनाए गए हैं। पहला रूल क्या है कि जो आपको अणु दिया गया है, जैसे मान लो हम बात करते हैं BeCl2, BeCl2, एक आपका BF3 है, एक आपका H2O है, और एक आपका CH4 है, और एक आप ले लीजिएगा SF6। इन सभी के अंदर हमें संकरण ज्ञात करना है। अब संकरण कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले तरीका है कि आपका जो अणु दिया गया है उस अणु की आप संरचना बनाओ। क्या बनाओ? संरचना बनाओ, वो भी कौन सी? लुईस संरचना। क्योंकि लुईस संरचना में जो बिंदु होंगे, जो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो बायतम कोष के इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बायतम कोष के इलेक्ट्रॉन Be, अब Be बेरिलियम कितने नंबर पर आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 2 ही। ये देखो, एक ये रहा, एक ये रहा। बायतम कोष के टोटल नहीं ले रहे। क्लोरीन में कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हम बात करते हैं कि इसमें सिग्मा बंध कितने होंगे। अब सिग्मा बंध के लिए सबसे पहला रूल ये होता है कि आप उस अणु के प्रत्येक परमाणु के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों का क्या करो? योग। सबसे पहला काम यही करना है। सबसे पहला काम क्या करना है? इनका योग करना है। यदि इनका योग 8 या 8 से अधिक आता है, 8 या 8 से क्या आता है? अधिक आता है, तो आप तो क्या करोगे? 8 का भाग लगाओ। कितने का भाग लगाओ? 8 का। पहला रूल यही है कि प्रत्येक परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का योग करो, और योग करने पर 8 या 8 से अधिक हो तो कितने का भाग लगाओ? 8 का। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर अगर 8 से कम हुआ तो क्या करें? इसका भी सॉल्यूशन ये है दोस्तों कि यदि 8 या 8 से कम हो तो क्या करना है? तो 2 का भाग लगाओ। कितने का लगाओ? 2 का भाग।
अब एक प्रॉब्लम ये और आ जाती है कि कई बार शेषफल रह जाता है। क्या रह जाता है? अब शेषफल में भी यही दोनों रूल काम करेंगे। यदि शेषफल 8 या 8 से अधिक है तो 8 का भाग लगा दो। अगर शेषफल आपका 2 या 2 से 8 या 8 से कम है तो उसमें 2 का भाग, इसमें 8 का। अब हम बात करते हैं, देखो हमने कितने अणु लिए? 1 2 3 4 5 अणु लिए और पांचों के मैं आपको संकरण अवस्था ज्ञात करके बताऊंगा, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि संकरण अवस्था कैसे ज्ञात की जाती है। यहां हम सिग्मा बंध ज्ञात करेंगे और सिग्मा बंध के आधार पर हम बताएंगे इस फॉर्मूले से। अगर 2 सिग्मा बंध है तो sp3 sp2 4 sp3 5 sp3d और 6 तो sp3d2। अब देखो इसके लिए हम सिग्मा बंध की संख्या बराबर, देखिए सबसे पहली बात, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? क्लोरीन के पास कितने हैं? 60। इस क्लोरीन कितनी है? 2 तो 7 गुना 2 14 प्लस 2 बेरिलियम के, तो 14 प्लस 2 कितने हो गए? 16 हो गए। तो देखो कुल इलेक्ट्रॉन हो गए इसके 16। तो रूल पहला क्या कहता है? 8 या 8 से अधिक हो तो कितने का भाग लगाओ? 8 का भाग लगाओ। अब 8 का भाग लगाओगे तो ये बटा 2 बराबर 2 सिग्मा बंध, और 2 सिग्मा बंध होता है तो कौन सा संकरण होता है? ये लिखा हुआ है sp। इसका मतलब BeCl2 में कौन सा संकरण है? sp। अब बात करते हैं अपन BF3 की। तो देखो BF3 और बोरॉन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 होते हैं, तो ये 3 रहे। फ्लोरीन में कितने होते हैं? 7, तो 7 इसके 7 इसके और 7 इसके, तो 7 3 21, 21 और 3 24। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 24। जो 8 से ज्यादा है तो 8 से ज्यादा हो तो कितने का भाग दो? 8 का, तो बट्टा 8 बराबर 3 सिग्मा बंध, और 3 सिग्मा बंध है, इसका मतलब इसमें कौन सा संकरण होगा? sp2 संकरण होगा। अब हम बात करते हैं H2O की। H2O, तो देखो ऑक्सीजन H, ऑक्सीजन H और इसके पास 2 क्या बच जाएंगे? लॉन पेयर। अब देखो 4 2 6 2 8, सही है ना? हाइड्रोजन 2 2 2 2। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक, इसके पास एक, कितने हो गए? 2। और इसके पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 प्लस 6, कितने हो गए? 8। अब रूल क्या कहता है? 8 या 8 से कम हो तो कितने का भाग दो? 2 का भाग दो। तो ये 2 का भाग दिया तो भाग में कितना आया? 4 आया। तो सिग्मा बंध कितने हुए? 4। 4 सिग्मा बंध हो तो कौन सा संकरण होगा? ये लीजिए, कौन सा होगा? sp3। तो आपके जल के अंदर इंपॉर्टेंट चीज है ये, सबसे ज्यादा काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, जल के अंदर कौन सा संकरण होता है? तो जल के अंदर हमेशा sp3 संकरण होता है। इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे CH4 की मेथेन, देखिए ये रही CH4 मेथेन, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, बहने हैं सारी की सारी, परिवार है हाइड्रोकार्बन का, ये 7 में ना है, 7 का ही चाहिए, 10 से ज्यादा है ना। तो CH4 देखिए CH4 हाइड्रोजन का एक एक है तो 1 गुणा 4 प्लस कार्बन, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है, और संयुक्त इलेक्ट्रॉन भी 4 है ना, संयोजकता इसलिए 4 हुई। तो 1 2 3 4 प्लस 4, 4 और 4 कितने हो गए? 8। 8 या 8 से कम हो तो कितने का भाग दो? 2 का, तो बटा 2, कितने हुए? 4। तो इसमें भी कौन सा संकरण होगा? sp3। 4 सिग्मा बंध है तो sp3। अब हम बात करते हैं SF6 की। SF6 सल्फर, कईयों को कभी यही नहीं पता कि सल्फर कितने नंबर पे आता है, तो बेटा अवसानी याद करेगा, है ना? SF6 सल्फर कितने पे आता है? 16 पे आता है। 16 पे आता है तो उसके बाद में कौन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 आते हैं, 1 2 3 4 5 6, और फ्लोरीन 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सल्फर के हो गए 6 प्लस फ्लोरीन के कितने होते हैं? 7,
और यहाँ फ्लोरीन है कितनी 6, तो 7 छंग 42 बोले तो 42, टोटल हो गए 48। अब 8 या 8 से अधिक हो तो कितने का भाग दो 8 का भाग दो, कितनी बार जाएंगे टाबर बोले नहीं 1 अंटो अंटो बिट्टा होड़ा 3 टा चोरे 4 टा पत्ती 5 टा 40 6 8 48 6 8 बोले तो 6 48 upon 8 is equal to 6। तो 6 सिग्मा बंद ये रहा, कौन सा संकरण होगा sp3d2, कौन सा होगा sp3d2। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में शायद बहुत हो गया है, संकरण के प्रकार हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।